हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा में। और आज हम लोग सॉलिड स्टेट का एक क्विक फास्ट रिवीजन वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आप एक साथ में आप अपने सॉलिड स्टेट के कई टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका मैं शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो मतलब 1-2 लेक्चर में जो ख़त्म हो जाए सॉलिड स्टेट का। मैं चैप्टर वाइज सभी का बना दूंगा। सबसे पहले सॉलिड स्टेट का। वैसे इस चैनल में सॉलिड स्टेट कुछ प्रीवियस वीडियो पड़े हुए हैं, अगर आप डिटेलिंग में लेना चाहते हो तो वो जा करके देख सकते हो। फिर यहाँ देखिए सॉलिड स्टेट बच्चों होता क्या है, ये देखो। आप लोग जानते हो बच्चों, मैटर को क्लासीफाई किया जाता है फिजिकल बेसिस पे 3 पार्ट में। एक तो सॉलिड, एक बच्चों लिक्विड, और एक बच्चों गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस ये फिजिकल स्टेट है किसी भी मैटर का, ठीक है। उसमें से अपने को पढ़ना है सॉलिड। तो बच्चों देखो, सॉलिड होता क्या है। सॉलिड वो होता है बच्चों जिसका बच्चों डेफिनिट वॉल्यूम हो, डेफिनिट शेप हो, और क्या हो बच्चों, इनकम्प्रेसिबल हो, उसको कंप्रेस न किया जा सके। तो ये सब क्वालिटी होने के कारण बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चों 1.1 का ये क्वेश्चन भी है कि व्हाई सॉलिड नोन एज रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट शेप होता है। अच्छा, उनके जो पार्टिकल होते हैं ना, वो वाइब्रेट करते हैं अपने ही मीन पोजीशन पर, उनके बीच में गैप ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, रिजिड बॉडी होते हैं। ये बात क्लियर हुई बच्चों। तो अब पता चल गया भाई सॉलिड क्या होता है। सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बच्चों, हाई होती है। क्लियर। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर सॉलिड को क्लासीफाई कैसे करते हैं। सॉलिड को क्लासीफाई करने का तरीका देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो आप जानते हो बच्चों कि सॉलिड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो थोड़ा बढ़िया होता है, मजबूत होता है, इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। देखो बच्चों, आपके सिलेबस में सॉलिड को बांटा गया है बच्चों, सॉलिड स्टेट को बांट दिया गया है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में बच्चों बांटा गया है, 2 पार्ट में। एक का नाम है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों आपको इसमें मिलेगी एमार्फस सॉलिड। समझ आ रही बात, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस। अब बच्चों क्रिस्टलाइन को भी बांट दिया गया है कई पार्ट में। एमार्फस के तो कोई पार्ट नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बच्चों क्रिस्टलाइन के पार्ट मिलेंगे। जैसे पहला आपको बच्चों इसमें मिलेगा, पहला आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा बच्चों आपको इसमें मिल जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा आयनिक सॉलिड। तीसरा बच्चों आपको इसमें मिल जाएगा, तीसरा आपको मिलेगा कोवेलेंट सॉलिड। चौथा बच्चों आपको मिल जाएगा, चौथा इसमें आपका रखा जाएगा मेटैलिक सॉलिड। उसके बाद बच्चों आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें बच्चों आपको मिलेगा सबसे पहला आप लोग पढ़ेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बच्चों दूसरा आपको इसमें मिलेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बच्चों जो तीसरा आपको यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये मिलेगा बच्चों, इसको नोट करिए तुरंत, जल्दी लीजिए। चलो बच्चों आगे देखते हैं, आगे इसको हटा देते हैं, स्टार्ट करने चल रहे बच्चों। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या बच्चों, एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमार्फस। देखो बच्चों, क्रिस्टलाइन को मैं यहाँ एक फिगर बनाता हूँ, यहाँ पर भी बनाता हूँ। ये फोटो आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर है। देखो, मान लो ये जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ए एंड बी टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। वैसे ये भी बच्चों ए और बी टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है, ठीक है।
ये बच्चों पार्टिकल हो गए इसके अंदर के, ऐसे इसके अंदर भी रख देते हैं। चलिए, ये भी ए और बी टाइप से मिलकर बना है, ये भी ए और बी टाइप से मिलकर बना है। सारा मामला इनके अरेंजमेंट का, कैसे ए और बी रखे गए हैं। देखो बच्चों, इसमें रखा गया है ए, फिर रखा गया बच्चों बी, फिर रखा गया बच्चों ए, फिर रखा गया बच्चों बी। नाउ फिर से क्या रखा गया बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका बी, यहाँ पर आएगा आपका बी, यहाँ पर आएगा बच्चों आपका बी, यहाँ पर आपका आएगा बी, और यहाँ पर रखा हुआ है बच्चों ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए। एक तो अरेंजमेंट बच्चों ये है। एक यहाँ का अरेंजमेंट देखो बच्चों, ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए। एक अरेंजमेंट ऐसा है। यहाँ देखो बच्चों क्या है, भाई ये ऐसा मैं इसलिए कर दे रहा हूँ, सॉलिड बच्चों हॉलो तो होता नहीं है, इसलिए मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर के बाद बच्चों बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। इनका जो पैटर्न है वो फिक्स है। हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगला पार्टिकल कौन होगा। जैसे ए बी, अब ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी ए, फिर बी आएगा। तो हम प्रेडिक्शन के बारे में यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं कि अगला पार्टिकल कौन आएगा। बट यहाँ देखो बच्चों, ए आ रहा है, बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए बी ए, मतलब कुछ भी चल रहा है। यहाँ कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। यहाँ पर पैटर्न क्या है, फिक्स है। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, एक वेल अरेंजमेंट होता है, या फिर एक फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न होता है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, यहाँ इरेगुलर पैटर्न मिलेगा आपको। यहाँ का पैटर्न कैसा है बच्चों, इरेगुलर है। यहाँ पर कैसा है, रेगुलर है। ये दोनों में अंतर है। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक वेल अरेंज होते हैं और इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वेल अरेंज नहीं होते। ये अमारफस और क्रिस्टलाइन में सबसे बड़ा अंतर है। अगली बात अंतर क्या हो सकता है भाई इसमें अगला आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये जो होते हैं, ये होते हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर के, एनआइसोट्रॉपिक नेचर के, और ये बच्चों आपके होते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर के, आइसोट्रॉपिक। सोचो कि सर ये कौन सा नेचर है। देखो, अगर आप पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन पकड़ के चल रहे हो, मान लो आपने ये डायरेक्शन पकड़ा इन D1 और आपने एक डायरेक्शन बच्चों ये पकड़ लिया, ये आपका डायरेक्शन हो गया D2। अगर आप दोनों डायरेक्शन में चलोगे और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे तो दोनों डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग आएगी। ये बात याद करिए। मान लो आपने D1 में किया बच्चों, तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी आई PD1, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन 1, और बच्चों फिर आई PD2, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन 2। ये दोनों आपस में बराबर बच्चों नहीं होंगे। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो अलग आएगा, इधर का निकालोगे तो अलग आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एक ही पार्टिकल नहीं है, जबकि इस वाले डायरेक्शन में पार्टिकल एक ही है। अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं बच्चों, अरेंजमेंट एकदम सबका फिक्स है। अगर ए है, ए ही आएगा, ए बी के टर्म में रहेगा। लेकिन बच्चों देखो, डायरेक्शन में अगर आप चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ऐसा जो शो करता है बच्चों, उसके अंदर कौन सा नेचर होता है, एन आइसोट्रॉपिक नेचर। जबकि आप यहाँ देखो, यहाँ पे आप अगर मान लो ये डायरेक्शन पकड़ते हो तो यहाँ तो पार्टिकल ही फिक्स नहीं है, कौन कैसे आएगा। तो इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी वेरिएबल है और इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, वेरिएबल है। ए बी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप इधर डायरेक्शन चेंज करते हो तो P इन डायरेक्शन D1 बराबर होगा P इन डायरेक्शन D2। और ऐसा जो नेचर शो करता है बच्चों, उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर। दिस इज द आइसोट्रॉपिक नेचर। बोलो बात समझे। अच्छा, कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अगली बात ये डिफरेंस आप जान लीजिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अगर आप इनको शार्प टूल से कट करते हो तो इनका जो सरफेस आएगा वो स्मूथ होगा, इनका सरफेस कैसा होगा, रफ होगा। अगली बात क्या जान सकते हो, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों, वो क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। ये क्या होता है आपका, स्यूडो सॉलिड होता है। जैसे आपका विंडो ग्लास, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड, जैसे आपका विंडो ग्लास। और ये क्या होते हैं आपके, ट्रू सॉलिड होते हैं। कोई भी सॉलिड पकड़ लो, सब इसी के अंदर आएगा। जैसे NaCl, आयरन, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, कॉपी कर लिया, इसको हटा दे। चलो आगे देखो बच्चों, आगे आपका आता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें से बच्चों सबसे पहला है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड।
अब देखो बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड होता क्या है, जैसा नाम से दिख रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोज इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑलवेज मॉलिक्यूल, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही क्या हो बच्चों, मॉलिक्यूल हो, या एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स, अगर उनसे मिलकर के आपका सॉलिड बनता है तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एग्जाम्पल बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में आपका आ गया हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल बच्चों आपका आ गया H2O, एग्जाम्पल बच्चों आ गया HCl, एग्जाम्पल आ गया आर्गन एटसेट्रा। ये सब बच्चों आपको क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगली बात क्या बता रहा हूं, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड द पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे मिलकर के बना है। इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों क्या क्या हो सकता है, यहीं पर मैं आपको बता दूँ। हो सकता है इसके बीच में काम करता हो लंदन फोर्स, हो सकता है इनके बीच में काम करता हो बच्चों डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, हो सकता है बच्चों इनके बीच में काम करता हो हाइड्रोजन बॉन्डेड अट्रैक्शन फोर्स। ये चीजें इनके बीच में काम करते हुए दिखाई देगी। तो छोटी सी बात है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, मॉलिक्यूल हो। एग्जांपल जैसे ये, इनके जो बीच में ये किससे मिलकर बंधे होते हैं, कोई ना कोई फोर्स ये होगा ना भाई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अच्छा होता है सॉलिड में, तो कौन से फोर्स हो सकते हैं, एक वीक फोर्स हो सकता है जैसे लंदन फोर्स, डाइपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डेड्स, ये सब हो सकते हैं। कॉपी करिए तुरंत इसको जल्दी से। चलिए हो गया, ठीक है, इरेज करते बच्चों इसको। अब क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप्स देखते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बच्चों 3 टाइप्स था, और उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नाम से पता चल रहा है जिनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड हो वो सेम टाइप के एटम में बना हो। कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन सेम टाइप ऑफ एटम, हेट्रो एटम ना हो, कोवेलेंट बॉन्ड पोलर ना हो उनके बीच में। अच्छा, और क्या हो, एंड दे हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्स, दैट इज डिस्पर्जन फोर्स। या डिस्पर्जन फोर्स को बच्चों आप लोग बोलते हो लंदन फोर्स भी। कौन सा फोर्स बोलते हो, लंदन फोर्स। तो बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जिनमें जो भी आप मॉलिक्यूल रख रहे हो उनके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हो वो सेम टाइप के एटम के बीच में एग्जिस्ट करता हो। उसके अलावा वो लोग किस फोर्स से बंधे होंगे, डिस्पर्जन फोर्स, जिसको आप लोग लंदन फोर्स भी बोलते हो। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों आपका आ गया आर्गन मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल में बच्चों आपका आ गया H2 मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल बच्चों आपका आ गया Cl2 मॉलिक्यूल एटसेट्रा। अब देखो सपोज मान लो हमने एक छोटा सा कोई सॉलिड का एक ब्लॉक ले लिया ऐसे। अब बच्चों यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड Cl एक मॉलिक्यूल ऐसे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl एक मॉलिक्यूल ऐसे, इस तरीके से मॉलिक्यूल रखे हुए हैं। क्लोरीन के ऐसे इस तरीके से सॉलिड बना हुआ है इस तरीके से। तो देखो बच्चों इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। ये जो अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में काम कर रहा है इसी को बोलते हैं बच्चों डिस्पर्जन फोर्स। कौन सा फोर्स काम कर रहा है बच्चों, डिस्पर्जन फोर्स। अच्छा, अब बात ये आई कि सर ये क्या कंडक्टिविटी शो करते हैं, नहीं, ये क्या होते हैं बच्चों, बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज दे हैव नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सॉफ्ट होते हैं, ये बात याद रखिएगा, दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट। ओके, इसको हो गया, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अपना पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। डेफिनेशन मत भूलिएगा बच्चों कि क्या डेफिनेशन एक्चुअल है इनका। मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल होंगे,
अगला है बच्चों पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो बच्चों पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, द कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हेट्रो एटम, अलग अलग एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा और वो बना करके एक मॉलिक्यूल बना रहे होंगे और ऐसे मॉलिक्यूल हमारा क्या बना होगा, सॉलिड बना होगा। द कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हेट्रो एटम एंड दे हैव पोलर नेचर। अच्छा उनका नेचर कैसा होगा, पोलर होगा। जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी, इसमें बच्चों एक रखता होगा पार्शियल प्लस तो दूसरा रखता होगा पार्शियल माइनस। इस तरीके के मॉलिक्यूल जब सॉलिड बनाएंगे तो उसको बच्चे नाम रखेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आप देखिएगा जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके बीच में काम करता है डाइपोल। बच्चों ये डाई का मतलब क्या होता है, दो, पोल का मतलब एक प्लस एक माइनस, तो डाइपोल अगला वाला आएगा वो भी डाइपोल, तो डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में काम करता है। तो क्या लिखेंगे, एंड दे हेल्ड टुगेदर बाई डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा बच्चों, डाइपोल होगा। समझ आ रही बात। अच्छा अब सर ये बता दीजिए क्या ये नॉन पोलर से स्ट्रांग होता है, बिल्कुल। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो नॉन पोलर से ज़्यादा होगी क्योंकि इनके बीच में जो डाइपोल अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, किससे, डिस्पर्जन फोर्स से। तो सर एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल इसका लिख लो HCl, एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए SO2 एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जैसे मान लो बच्चों हमने ले लिया एक बिल्डिंग ब्लॉक, छोटा सा कोई ब्लॉक पकड़ लिया ऐसे, बच्चों इसमें ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इसके पार्टिकल रखे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इस तरीके से। अब बच्चों इसमें क्या होगा, एक H सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से होगा। अब आप देख रहे हो ना हेट्रो एटम है और हेट्रो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो बच्चों कौन सा चार्ज होगा दोनों के ऊपर, एक के ऊपर पार्शियल प्लस एक के ऊपर पार्शियल माइनस होगा। तो बच्चों मान लिया इसके ऊपर पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, तो इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा होगा, इस प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, इस प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसी फोर्स का नाम रखा गया बच्चों डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो ऐसे इनके कॉम्पैक्ट होते हैं, इस तरह से ये अरेंजमेंट होते हैं और इनके बीच में फोर्स काम करता है डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा, दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉफ्ट इन नेचर। इतनी बात आपको जानना जरूरी थी। और क्या, ये नॉन पोलर से ज़्यादा मजबूत होते हैं। कॉपी कर लो बच्चों इसको, आगे देखते हैं। अगला है बच्चों अपना हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगली नहीं बच्चों आपकी आ गई हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होती है, दोज मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच constituent particles are held together by strong weak hydrogen bond। बच्चों स्ट्रॉन्ग वीक क्यों बोला हूं, स्ट्रॉन्ग वीक बोलने का बच्चों मतलब ये था कि ये सारे वीक में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जितने वीक फोर्सेस होते हैं सब में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। भाई दो ही फोर्स होते हैं, एक वंडर वॉल एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये वंडर वॉल से थोड़ा मजबूत होता है। तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके बीच के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो बंधे हैं आपस में एक स्ट्रॉन्ग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड से वो आपस में बंधे होते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि हमसे कोई पूछे कि सर एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल बच्चों आपका हो जाएगा जैसे H2O मॉलिक्यूल, आइस की बात कर रहा हूँ, बर्फ। एग्जाम्पल बच्चों इसका हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल। अब आप देखो H2O मॉलिक्यूल में कैसा होता है, ये आपका हो गया ऑक्सीजन बच्चों, ये आपका हो गया हाइड्रोजन बच्चों। एक तो मॉलिक्यूल ये हो गया बच्चों, अगला बच्चों ये हो गया,
इस तरीके से। तो देखो होता क्या है बच्चों, ये माइनस और ये प्लस। आप लोग जानते हो फोन अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड इन तीनों में से किसी के साथ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नेचर शो करेगा। हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड इन तीनों में से किसी के साथ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर शो करेगा। तो कैसे करता है बच्चों, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, उसी तरीके से ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। तो होगा क्या बच्चों, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इन दोनों के बीच में, इस तरीके से बच्चों। इन दोनों के बीच में क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। इसी फोर्स का नाम बच्चों रखा गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी का बच्चों नाम रखा गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देख लो H2O मॉलिक्यूल इस तरीके से आपस में अरेंज होते हैं। तो ये आपको हो गया बच्चों क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों, हटा दे, चलो अगला बच्चों अपना है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बात करेंगे हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों आयनिक सॉलिड की। तो अगली हेडिंग अपनी बच्चों है आयनिक सॉलिड। देखो बच्चों आयनिक सॉलिड क्या होता है, देखो बच्चों आयनिक सॉलिड क्या होता है। आयनिक सॉलिड्स आर दोज इन विच द constituent particles are ions। सिंपल सी बात है, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो बच्चों, आयंस हो। एंड दे फॉर्म अ रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इनकी जो ज्योमेट्री होती है बच्चों, एक रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बाय एनायन, मतलब बच्चों नेगेटिव चार्ज, एंड कैटायन मतलब बच्चों पॉजिटिव चार्ज, जो आपस में एक रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाते हैं बाय एनायन एंड कैटायन, आपस में मिलकर के एक रेगुलर ज्योमेट्री बनाते हैं। और क्या होता है बच्चों इसमें खास बात, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ये हार्ड होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं नेचर में, और मैं इनको एक बहुत अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड मानता हूँ, बहुत अच्छा। और क्या इनकी खास बात है, दे हैव बैड कंडक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट सॉलिड स्टेट, या इन सॉलिड स्टेट लिख लो, इन सॉलिड स्टेट, बट इन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बच्चों जब ये मोल्टन स्टेट में होंगे या एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इन सभी का मेन रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जितने भी सॉलिड होते हैं, ज़्यादातर सॉलिड में मेटालिक सॉलिड को छोड़ करके उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही बच्चों एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में जाते हैं, उनके आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। ये हार्ड होते हैं, इनका एक 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों, एग्जांपल में आप लोग याद रख लीजिएगा इसका NaCl सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। देखो बच्चों इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, मैं ये वाली शेप की बात कर रहा हूँ, ये 3 डायमेंशनल वाली। तो मान लो बच्चों इसमें अगर मैं Na+ को रख रहा हूँ यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर कौन होगा Cl-, इसके बगल में कौन होगा Cl-, इसके बगल में कौन होगा Na+। जैसे इसके नीचे कौन आएगा बच्चों Cl-, इधर कौन जाएगा Na+, इधर कौन आएगा Cl-, इस साइड कौन आएगा Na+। तो एक ऐसा इनका एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है बाई कैटायन एंड एनायन। ये आपस में इस तरह जुड़ करके एक रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं नेचर में, और क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लेकिन बहुत अच्छे कंडक्टर का भी नेचर शो करते हैं जब किस स्टेट में आ जाते हैं, मोल्टन या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये खास बात थी आपकी आयनिक सॉलिड के बारे में। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि सर इनके बीच जो पार्टिकल है वो किस फोर्स से बंधे हुए हैं। तो बच्चों इनके पास होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच बच्चों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कोलम्बियन फोर्स के नाम से।
जो कि बच्चों होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इतना फोर्स इन दोनों आयंस के बीच में काम करता है, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव आयन के बीच में इतना फोर्स काम करता है, जिसके थ्रू ये आपस में बंधे होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। तो ये भी याद रखिए, कोई आपसे पूछ ले कौन से फोर्स से बंधे हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्ट्रॉन्ग कूलम्बियन फोर्स के थ्रू ये आपस में बंधे होते हैं। जिसको कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप के सॉलिड के बारे में। हटा रहे इसको। देखो अगली टाइप की सॉलिड है बच्चों आपका कोवैलेंट सॉलिड, जिसका नाम है बच्चों कोवैलेंट सॉलिड्स। हैंड डालते बच्चों कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, या बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नेटवर्क सॉलिड। ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका बहुत जो रेंज होता है बहुत लॉन्ग होता है, बहुत दूर तक फैले होते हैं। और नेटवर्क मतलब आप समझते हो जिसका मतलब पहुंच बहुत दूर तक हो, तो वैसा ही यहाँ पर भी लेना देना है। देखो बच्चों क्या होता है, एक बहुत ही स्पेशल टाइप की ये सॉलिड होते हैं जहाँ पर नॉन मेटल आपस में ज्वाइन होते हैं बाई कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में ज्वाइन होते हैं और एक बहुत लॉन्ग रेंज तक फैले होते हैं। और क्या होते हैं, दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होते हैं बच्चों। दे आर वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बच्चों, बहुत हाई होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दे रहा हूं, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, और क्या देते हैं आपको, ग्रेफाइट एटसेट्रा। ये सभी बच्चों क्या होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। कोवैलेंट सॉलिड बहुत लॉन्ग रेंज में फैले होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए इनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। जाइंट मॉलिक्यूल भी इनका नाम रखा गया है बच्चों, तो ये भी याद रखिएगा, दे आर आल्सो नोन एज जाइंट मॉलिक्यूल्स। डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट। जहाँ बच्चों डायमंड बहुत, सिलिकॉन कार्बाइड बहुत स्ट्रांग होते हैं, ग्रेफाइट इनके कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। अच्छा, इनकी क्या होती है कि मेल्टिंग पॉइंट इतनी हाई होती है कि अपने मेल्टिंग पॉइंट पहुँचते पहुँचते ये डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका था बच्चों कोवैलेंट सॉलिड। अच्छा, ये डायमंड और ग्रेफाइट में बड़ी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, जैसे ये आपका क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, ये आपका क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इनका मेन जो बच्चों डिफरेंस होता है इन दोनों में, वो इनका ज्योमेट्री होता है। जैसे ये 3D और ये 2 डायमेंशनल लेयर वाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इनका मेन प्रॉब्लम कहाँ से होता है, ज्योमेट्री के कारण। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते। तो ये रीजन होता है इनका बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर का काम करने का। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कोवैलेंट सॉलिड। इसके बाद बच्चों आपको बचा हुआ मेटेलिक सॉलिड, और देख लेते हैं बच्चों मेटेलिक सॉलिड क्या होता है। चलो अगली हेडिंग बच्चों मेटेलिक सॉलिड। तो देखो बच्चों मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, इन विच मेटल्स are combined by strong electrostatic force of attraction, जिसमें बच्चों मेटल के एटम आपस में कंबाइन होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। अब आप सोच रहे हो सर जी मेटल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे काम करेगा, तो देखो बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है वो ड्यू टू कोर प्लस कर्नल के थ्रू काम करता है। कोर प्लस कर्नल को मिलाने से जो फोर्स बनता है उसका नाम रखा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे बोले, बाद में थोड़ी एक बात और जान लेते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखो हमने डायरेक्ट किसी पर बात नहीं किया तो गुड कंडक्टर, लेकिन यहाँ बात कर रहा हूँ। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, और हार्ड भी बहुत होते हैं। अब बात ये आ रही होगी सर चलिए ये दिखाइए कोर और कर्नल में कैसे काम करता है, तो इसको हटा दे। चलो देखो भैया कैसे काम करता है। जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है, ये सोडियम, एटॉमिक नंबर बच्चों 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये जो बच्चों ये है इलेक्ट्रॉन, इसको आप बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं बोलता हूँ कोर। क्या बोलता हूँ बच्चों, कोर। इसको आप बोल सकते हो क्या,
फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बोल सकते हो क्या, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बोल सकते हो क्या, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर, फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि जैसे मान लो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया कुछ इस तरीके से। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में, तो बच्चों जो ये बनता है इसी को बोलते हैं कर्नल और इसी को बच्चों बोलते हैं कोर। तो इन दोनों के बीच में बच्चों कौन सा फोर्स काम करता है, इन दोनों के बीच में बच्चों फोर्स काम करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, ये आपका हो जाएगा Na+। इन दोनों के बीच में इस तरीके से क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, जहां पर ये बच्चों कोर और ये बच्चों क्या है, कर्नल है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे मेटेलिक सॉलिड आपस में ज्वाइन होते होंगे, जिसको भी कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ जो था सॉलिड वो तो खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। आप क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। हिंट डालते हैं बच्चों, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। देखो बोला ये गया है भाई कि जो सॉलिड होता है वो एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंजमेंट रखता है अपने कंस्टेंट पार्टिकल का। तो और ये जो कंस्टेंट पार्टिकल होते हैं आपस में अरेंज होकर एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जनरेट करते हैं। अब वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अपने को एक लैटिस के फॉर्म में दिखाई देती है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles known as crystal lattice, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। एंड द smallest part of crystal lattice known as यूनिट सेल। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो बच्चों क्या हो जाएगा इसका, उसका नाम हो जाएगा यूनिट सेल। जैसे बच्चों ये मान लो ये मकान, ये कमरा बच्चों क्या है आपका, एक तरीके से क्रिस्टल लैटिस है। और जो आप ब्रिक्स, ईंटें जो आपके हैं वो क्या है, एक यूनिट सेल है। तो कई ईंटों को जोड़ करके क्या बना है आपका, एक मकान बना है। तो इस तरह क्रिस्टल लैटिस होगा, कई यूनिट सेल को रेगुलर अरेंज करने से बना होगा। तो द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नोन एज क्रिस्टल लैटिस एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस नोन एज यूनिट सेल। ये हो गया आपको। अच्छा, मैं आपको इसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे। देखो अभी मान लो कि जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में एक स्फीयर माना गया है, ठीक, और इसमें बच्चों एक पॉइंट है जिसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियस या सेंटर बोल सकते हो स्फीयर का। तो हम इसी पॉइंट को डिनोट करेंगे। जहाँ पर भी हम बच्चों पॉइंट रखेंगे उसका मतलब एक स्फीयर है वहाँ पर। हमने ऐसे ही पॉइंट को रखना शुरू किया इस तरीके से हमने पॉइंट रखा। इनको बच्चों लैटिस पॉइंट भी बोला जा सकता है। फिर हमने इसके बीच में यहाँ पर रखे, फिर हमने इसके नीचे जस्ट रखा इस तरीके से बच्चों, फिर इसके नीचे रखा बच्चों इस तरीके से। पार्टिकल को हमने क्या किया, रख दिया। मान लो कि ये आपकी एक स्फीयर रखे हुए इस तरीके से, और इनका एक अरेंजमेंट बनाते हैं तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा बच्चों। आप देख रहे हो ना, एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलेगा। ऐसे आप अगले वाले को जोड़ दो तो ऐसे बच्चों, और अगले वाले को जोड़ दो तो ऐसे यहां पर हम जोड़ देते हैं इसको। तो आप देख सकते हो कि जो ये अरेंजमेंट बन के आया बच्चों, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। दिस इज द क्रिस्टल लैटिस बच्चों। ये आपका क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। जहां पर आपके ये क्या रखे हुए हैं, पार्टिकल रखे हुए हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो बच्चों ये तो क्रिस्टल लैटिस हो गया।
अगर मैं इसके एक स्मॉल यूनिट को बाहर निकालूं तो बच्चों को कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों ये जो है इसी को बच्चों बोलते हैं यूनिट सेल। दिस इज योर यूनिट सेल। ये आपका यूनिट सेल होता है। तो ये क्रिस्टल लैटिस, एक यूनिट सेल। जब कई यूनिट सेल को आप जोड़ देते हो रेगुलर पैटर्न में तो आपका जनरेट होता है क्रिस्टल लैटिस। इस क्रिस्टल लैटिस सबसे छोटा पार्ट होता है बच्चों यूनिट सेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों टाइप ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप के यूनिट सेल हैं, हटा देना इसको। चलो अब देख लेते हैं बच्चों टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो देखो हेडिंग आपकी बच्चों टाइप ऑफ यूनिट सेल कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। तो देखो बच्चों यूनिट सेल मेनली तो 2 टाइप के हैं और ओवरऑल इनको आप 4 टाइप में याद रख सकते हो। पहला बच्चों होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको बच्चों आप प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा बच्चों आपका होता है बच्चों सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी बात में आप ये बोल सकते हो। जहां पर बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहां पर क्लासिफिकेशन है बच्चों। इसमें 3 टाइप के मिलेंगे आपको। एक का बच्चों नाम है बीसीसी, एक का बच्चों नाम है एफसीसी, एक का बच्चों नाम है ईसीसी। अब देखो बच्चों बीसीसी का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी का बच्चों नाम हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों इसका नाम हो गया एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये तो बच्चों हो गए इसके टाइप। तो मैं ओवरऑल बोलता हूँ ना 4 याद रखिए, 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर बच्चों आपको 4 टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। अच्छा एक बात बच्चों और आपको बता दूं, अगर आप किसी एक यूनिट सेल को पकड़ोगे तो उसमें जो पैरामीटर है मेजर करने के लिए वो 6 मिलेंगे। कितने पैरामीटर मिलेंगे बच्चों? 6 पैरामीटर मिलेंगे। वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मान लो मैं इस लाइन को थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे। तो बच्चों ये तो हो गया एक्सिस, एक्स वाई जेड, ये तो एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस में मान लेते हैं ये एंगल है बच्चों अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। तो पहली बात तो बच्चों हो गया एंगल अल्फा बीटा गामा। तो 3 तो एंगल निकल गए। मान लेते बच्चों इनकी लंबाई है ए बी और ये है बच्चों सी। फिर बच्चों लेंथ हो गया, लेंथ भी कितना रख दिया बच्चों ए बी सी। तो ये 6 पैरामीटर हैं किसी एक यूनिट सेल को मेजर करने के लिए। तो ये 6 पैरामीटर है बच्चों और ये इनके टाइप ऑफ यूनिट सेल है। इनको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बच्चों हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, बाकी जितने इसके बचे हुए पार्ट है उसको एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको आप लोग नोट करिए।